Hi, everybody. Very warm welcome to the channel. And I am your English educator, Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. तो आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ एक और मज़ेदार चैप्टर की जर्नी पे। और ये चैप्टर आपको इस तरीके से समझने वाला है कि आप समझ आने वाला है कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, आई प्रॉमिस। एंड अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इसमें से आने वाले सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ओके, सो उसी एनर्जी के साथ में फटाफट से शुरू करते हैं। चैप्टर है द थर्ड लेवल, लिखा है वॉल्टर ब्रेडन जैक फिनी ने। अगर आप इन्हें प्यार से बुलाना चाहते हैं तो आप जैक फिनी भी बुला सकते हैं, बट इनका पूरा नाम वॉल्टर ब्रेडन जैक फिनी है। ये जाने जाते हैं अपने साई-फाई वर्क के लिए, यानी ये साइंस फिक्शन के लिए बहुत जाने जाते हैं। अब बच्चों, ये जो साइंस फिक्शन है उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है हमारा चैप्टर द थर्ड लेवल। अब बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत बार बच्चों को परेशान करता है, समझ भी नहीं आता है, बट आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसके हमारे प्रोटैगनिस्ट और हमारे नरेटर रहने वाले हैं चार्ली। ठीक है, चार्ली जो है वो हमारे नरेटर रहने वाले हैं, हमारे प्रोटैगनिस्ट रहने वाले हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम के बारे में है। और वो थीम हो सकता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली परेशानियाँ, और ख़ास करके अगर कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट हो जाए, यानी वॉर सिचुएशंस या ऐसे सिचुएशंस जिसमें हम बहुत बहुत दुख, बहुत पीड़ा का सामना करें, तो ऐसे में हमारी मेंटल हेल्थ को जो एक हम कह सकते हैं ना, एक सामना करना पड़ता है इतनी सारी चीज़ों का, और मेंटल हेल्थ सफ़र करती है, वो जो कॉन्सेप्ट है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये तो बात कर ली हमने इसके इंटेंस थीम के बारे में, इसके मेन थीम के बारे में। बट ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत चीज़ों को थोड़ा स्पाइस अप कर देता है, जब चैप्टर के अंदर एलिमेंट ऐड हो जाता है टाइम ट्रैवल का। जी हाँ, चैप्टर में एलिमेंट है टाइम ट्रैवल का, जिसे कह लीजिए हेलिसिनेशन, चाहे जो मर्जी कह लीजिए, बट पढ़ने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेन कैरेक्टर के बारे में आपको बता देती हूँ। चार्ली हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, 31 ईयर ओल्ड हैं, अपनी बीवी के साथ में एकदम खुशी खुशी रहते हैं, अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल है, न्यूयॉर्क में काम करते हैं, और उनके साथ एक बहुत ही विचित्र चीज़ हो जाती है जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। तो चलो फिर शुरू करें। ओके, चैप्टर की शुरुआत होती है जब चार्ली कहते हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड, सारे लोग जो है, सारे प्रेसिडेंट्स जो हैं, वो कस्में खा लेंगे और कहेंगे ये लो टाइम टेबल्स। अरे हम कह रहे हैं ना कि दो हैं, दो ही हैं। अरे क्या बोला? मैं कहता हूं दो नहीं है, तीन है। क्या तीन है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे लेवल्स। बच्चों, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे दो ही लेवल्स है, अकॉर्डिंग टू ऑल द पीपल इन चार्ज। जितने लोग भी इंचार्ज हैं, सबका ये मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल पे दो ही लेवल है, बट चार्ली कहता है कि तीन लेवल है, क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर गया हूं। अब बच्चों, यूजुअली जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं ग्राउंड फ्लोर से, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोर कहते हैं। बट यही ग्राउंड फ्लोर से हम नीचे जा रहे होते हैं, तो इन्हें हम लेवल कहते हैं। अब यहाँ पर हम जिस स्टेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हम सबवे पे जाएंगे, यानी अंडरग्राउंड जा रहे हैं ना। अकॉर्डिंग टू पीपल इन चार्ज, यहाँ पर बस ये दो ही लेवल है, बट अकॉर्डिंग टू चार्ली देयर इज अनदर लेवल, दैट इज थर्ड लेवल ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, तो चार्ली कहता है मैं तीसरे लेवल पर गया हूं। अब जैसे ही ऑफ कोर्स ये बात वो लोगों को बताता है, अपनी वाइफ को बताता है, तो सब लोग एक ही चीज सोचेंगे कि लगता है चार्ली पागल हो गया है। इसको जरूरत है एक डॉक्टर की, एक अच्छे डॉक्टर की, जो कि इसके दिमाग का इलाज करे। और ऐसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा होता है, तो चार्ली भी बेचारा सोचता है कि शायद मैं पागल हो गया हूँ, और वो चला जाता है अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास में। अपने फ्रेंड को जाकर बताता है थर्ड लेवल के बारे में, और उसका फ्रेंड उसे कहता है कि ये और कुछ नहीं, एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी ये और कुछ नहीं, तो खुली आंखों से सपने देख रहा है।
वो कहता है कि चार्ली तू अपनी जीवन में ना खुश नहीं है, क्योंकि तू जीवन में खुश नहीं है तो तू भागना चाहता है, और इसीलिए तू खुली आंखों से सिर्फ सपने देख रहा है, ये और कुछ नहीं, तेरा वहम है। अब जब वो कहता है तू जीवन में खुश नहीं है तो उसकी बीवी बड़ी परेशान हो जाती है, कहती है अच्छा जी, आप जीवन में खुश नहीं हो, रुको आपको बताती हूँ। बट यहाँ पर हमारा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो कहता है भाभी जी, तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आपकी वजह से खुश नहीं है यार। आजकल के दुनिया में रहने वाले इंसान को कितनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना मतलब पूरी दुनिया इनसिक्योरिटी से भरी है, डर, वॉर, वरी, इतना सब कुछ कि हर एक इंसान बस एस्केप करना चाहता है। हाँ, बात तो एकदम सही है, बात एकदम सही है। आजकल की दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है कि हर एक इंसान एस्केप करना चाहता है। बट अकॉर्डिंग टू चार्ली, वो कहता है यार जो भी इंसान एस्केप करना चाहता है वो किसी थर्ड लेवल थोड़ी पहुंच जाता है। हर इंसान जो एस्केप करना चाहता है वो क्या न्यूयॉर्क में थर्ड लेवल पहुंच जाता है? बताओ मुझे। सही कह रहा है चार्ली, हर इंसान तो थर्ड लेवल नहीं पहुंचता। बट सारे के सारे फ्रेंड्स और ऑफ कोर्स उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड यही कहता है कि यही रीजन है कि तुझे थर्ड लेवल दिख रहा है। वो इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहते हैं कि चार्ली की हरकतें ये दिखाती है कि वो दिमागी तौर पर फिट नहीं है, वो दिमागी तौर पर प्रेजेंट में नहीं रहता। इनफैक्ट कहीं चले जाना चाहता है, एस्केप करना चाहता है। वो ये कहते हैं कि चार्ली की स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत और कुछ नहीं, सिर्फ एक टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है। उनका ये मानना है कि चार्ली जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है वो इसके लिए करता है ताकि एक टाइम पे जब उसे ऐसा लगे कि इस दुनिया में सब कुछ उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को देखे और स्टैम्प कलेक्शन में फिर से पुराने समय में चले जाए, उस टाइम पे चले जाए जो टाइम उसे पसंद है, और उस टाइम को जिए। तो ये जो स्टैम्प कलेक्शन की उसकी आदत है, ये स्टैम्प कलेक्शन की आदत और कुछ नहीं, एक टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब ये वो लोग कहते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है, हो सकता है कि ये और कुछ नहीं, एक टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है। बट एक बात मुझे बताओ, मेरे ग्रैंडफादर को कौन सी रेफ्यूज चाहिए था? अरे मेरे ग्रैंडफादर को कहाँ भागना था, उनकी तो जिंदगी इतनी अच्छी थी, अरे लाइफ इतनी सिंपल हुआ करती थी, तो वो क्यों स्टैम्प कलेक्ट करते थे, बताना जरा। हाँ, अच्छा मेरे ग्रैंडफादर को भी छोड़ो, अरे ये जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। और जहां तक मुझे पता है ना तो मेरे ग्रैंडफादर को और ना ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को कोई परेशानी थी। तो अब मुझे बताओ कि स्टैम्प कलेक्ट करता करने वाला हर इंसान भागना ही थोड़ी चाहता है। चार्ली की बात में दम है, वो सही कह रहा है, हर इंसान जो स्टैम्प कलेक्ट करता है वो भागना नहीं चाहता है। बट एनीवे, चार्ली कहता है देखो यार, मेरे दोस्त लोग तो बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं, बट मैं ये जरूर जानता हूं कि तुम समझोगे। तो वो रीडर्स को बताता है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ। उसने कहा पिछले समर की बात है, एक रात मैं काम कर रहा था और मैं काम करते करते काफी लेट हो गया। अब मुझे बहुत जल्दी थी अपने अपार्टमेंट जाने की, तो मुझे जल्द से जल्द अपार्टमेंट जाना था, और इसलिए जाना था क्योंकि मैं जल्द से जल्द मेरी बीवी के पास में पहुंचना चाहता था। अब मैंने सोचा बस लूंगा तो ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, अरे क्यों ना मैं सबवे से चला जाऊं, यानी अंडरग्राउंड वे से चला जाऊं, क्योंकि जब मैं अंडरग्राउंड वे से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो चार्ली ने ये सोचा और ये सोच के वो चला गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब चार्ली कहता है देखो, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ जो हुआ वो क्यों होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, एक 31 ईयर ओल्ड इंसान हूँ जिसने नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे, टैन कलर का गार्बेडाइन सूट पहना हुआ था, एक स्ट्रॉ हैट लगाई हुई थी, और मेरे जैसे न जाने कितने सारे लोगों को मैं देख रहा था। और सच बता रहा हूं, मैं कहीं नहीं भागना चाहता था यार, मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ लुइजा के पास पहुंचना चाहता था। बट मैं जैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा तो मैंने फर्स्ट लेवल देखा, और मैं फिर चला गया सेकंड लेवल की ओर, जहां से सबर्बन ट्रेन्स यानी कि रेसिडेंशियल एरियाज की ट्रेन्स जाती हैं।
अब जब मैं वहां पहुंचा तो मैं खो गया एकदम से खो गया। बट तुम चिंता मत करो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ऐसा आसानी से हो जाता है। कोई भी इंसान जो यहाँ आता है वो बड़े आसानी से खो जाता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ही ऐसा। मैं इतनी बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आ गया हूँ, फिर भी रोज मुझे कुछ ना कुछ नया ही मिलता है। कहीं नए डोर, कहीं नए कॉरिडोर, हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। एक बार की बात है, मैं एक ऐसी टनल में खो गया था जो 1 माइल लंबी थी और जाकर रूजवेल्ट होटल की लॉबी में खुली। और दूसरी बार तो मैं एक ऐसे ऑफिस बिल्डिंग में की लॉबी में से निकला, या ऑफिस बिल्डिंग से निकला, जो कि 4 ब्लॉक दूर थी, 3 ब्लॉक दूर थी। ओके, तो बोला कि यहाँ पर ऐसा होता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में बार बार इंसान खोते रहते हैं क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बड़ा है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ के जैसा है। जैसे पेड़ बड़ा होता है और वो बार बार अपने तने फैलाता रहता है, अपनी जड़ें फैलाता रहता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एग्जैक्टली वैसा ही है। नए नए कॉरिडोर्स, नए नए स्टेयरकेसेस आते ही रहते हैं। मैं तो कहता हूं कि अभी भी नीचे कोई टनल होगी जो टाइम स्क्वायर या सेंट्रल पार्क की तरफ जाती होगी। अब ये बात कहकर उसने ये भी बता दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मेरे जैसे न जाने कितने सारे लोगों के लिए एक पॉइंट है, एक मीन्स है एस्केप करने। और शायद इसीलिए मैं उन टनल्स में पहुंचा, और शायद आज भी इसीलिए मैं खो गया। तो चार्ली कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो उसके लिए एक पॉइंट ऑफ एस्केप रहा है। वो ये एक्सेप्ट करता है कि न जाने उसके जैसे कितने लोग हैं जो वहां आते हैं और खो जाते हैं। पर उसने कभी भी इस बारे में अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया था। उसने कभी नहीं बताया था कि उसके अंदर बार बार इस तरीके से खो जाने वाले, एस्केप करने वाले विचार आते। एनीवे, वो कहता है मैं जिस कॉरिडोर में था वो कॉरिडोर लेफ्ट हैंड के साइड एंगल करने लग गया और नीचे जाने लग गया। मैं समझ चुका था कि मैं गलत जा रहा हूँ, उसके बावजूद मैं चलता गया। अब इसके बाद में जब मैं चलता गया तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे आसपास एक बंदा भी नहीं है, एक पर्सन भी नहीं है। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी सिवाय मेरे खट 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 चलने के। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, कोई पर्सन को नहीं देखा। और फिर जब मैं जिस टनल में था वो लेफ्ट के तरफ मुड़ी, मैं कुछ सीढ़ियां नीचे उतरा और मैं पहुंच गया 3rd लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अरे कुछ मोमेंट के लिए तो मुझे ये लगा था कि मैं ना 2nd लेवल पे आ गया हूँ। मुझे तो ये लगने लग गया था कि मैं 2nd लेवल पे हूँ। पर जैसे ही मैंने देखा, बच्चों ये अंडरलाइन करना, जैसे ही मैंने देखा कि रूम्स छोटे हो चुके हैं, टिकट विंडोज बहुत कम है, ट्रेन गेट्स बहुत कम है, इंफॉर्मेशन बूथ सेंटर में है, और साथ ही साथ वुड का बना हुआ पुराना सा दिख रहा है। अच्छा, इसके साथ में एक इंसान जो बूथ में बैठा है उसने ग्रीन आई शेड लगाए हुए हैं, ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं, लाइट्स इतनी ज्यादा डिम है और छपक 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 कर रही है। तो मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने जब लाइट्स देखी तो पता चला कि ये तो गैस लाइट्स है, ये तो गैस लाइट्स है, इसीलिए हवा से बार बार झपक रही है। फिर मैंने देखा कि फ्लोर पे ब्रास के स्पिटून्स पड़े हुए हैं, थूकतान पड़े हुए हैं। फिर एक इंसान को देखा जो अपने वेस्ट पॉकेट से गोल्डन वॉच निकालकर समय देख रहा था और वापस से उसको रख रहा था। उस इंसान ने भी बड़े अजीब से कपड़े पहने थे। उस इंसान ने एक ब्लैक कलर का 4 बटन सूट टाइनी लेपल्स के साथ पहना हुआ था और उसकी बड़ी सी मूछें थी। ठीक है, तो बोला मैंने जब ये देखा तो सारे लोग इसी तरीके से ड्रेस थे। सारे लोग 1890s के कपड़े पहने हुए थे। ठीक है भाई। और मैंने इतनी ज्यादा मूछें, इतनी कलमें,
इतनी बियर्ड्स जीवन में नहीं देखी थी जितनी मैंने यहाँ पर देख ली थी। इसके बाद मैंने देखा कि एक औरत भी ट्रेन गेट से निकल कर आ रही थी। अब ये जो औरत यहाँ से निकल कर आ रही थी, इसने ये जो औरत यहाँ से निकल कर आ रही थी, इसने भी पुराने कपड़े पहने हुए थे। इसने भी एक ड्रेस पहनी हुई थी लेग ऑफ मटन स्लीव्स के साथ में, स्कर्ट पहनी हुई थी, टॉप भी बड़ा एकदम हाई बटन शूज़ के ऊपर, और टॉप भी बड़ा अजीब-सा था, जैसे कि मैंने बताया कि मटन स्लीव्स था उसमें। ये यहाँ तक तो बात ठीक थी, बट जैसे उन्होंने पीछे ट्रैक्स पे देखा, उन्हें मालूम है क्या दिखा? उन्हें दिखा एक लोकोमोटिव। उन्हें दिखा एक लोकोमोटिव, एक पुराना इंजन, जो कि हम जीके स्टैटिक जीके की किताबों में पुराने समय के लिए पढ़ा करते थे। ये लोकोमोटिव उन्हें दिखा और वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है भैया। ये कोई थर्ड लेवल नहीं है, ये कोई सेकंड लेवल नहीं है, सेकंड लेवल ऐसा नहीं है, मैं किसी और ही लेवल पर आ चुका हूँ। मन ही मन उन्हें पता चल गया था कि वो पुराने समय में आ गए हैं, पर अपने मन की संतुष्टि के लिए, ये जानने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि वो सच में पुराने समय में आ गए हैं, वो गए एक न्यूज़पेपर बॉय के पास और उन्होंने न्यूज़पेपर देखा। जब उन्होंने न्यूज़पेपर देखा तो वो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड। द द वर्ल्ड तो इतने सालों से पब्लिश तक नहीं हुआ है। हाँ, और ये जो स्टोरी, जो मेन पेज पे स्टोरी छपी हुई है, ये तो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की है। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की स्टोरी मेन पेज पे कैसे छप सकती है? ये क्या हो रहा है? और फिर मैंने डेट देखी और डेट थी June 11, 1894। मैं 11 जून 1894 में पहुंच चुका था। यानी चार्ली, जो कि 1945 के बाद वाले पीरियड में रह रहा था, वो 1894 में पहुंच गया था। सोचो कितने साल पीछे चार्ली जो है वो पहुंच चुका था। अब इसके बाद में वो टिकट विंडोज की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि यहाँ पर वो ऑलमोस्ट कहीं के लिए भी टिकट्स खरीद सकता है। वो लुइजा और अपने लिए कहीं के लिए भी टिकट्स खरीद सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में, वन वे। वो वहाँ जा सकता है एंड ऑफ कोर्स एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकता है। तो जब वो सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था कि वो 1894 में एक ही जगह जाना चाहता है, और वो है गेल्सबर्ग। वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था क्योंकि गेल्सबर्ग बहुत कमाल का है। इतना कमाल का टाउन है, वहाँ पे बड़े-बड़े घर हैं, बड़े-बड़े लॉन्स हैं, बड़े-बड़े पेड़ हैं, जिनकी टहनियाँ मिलकर पूरे रोड को रूफ कर देती है। ठीक है? इसके साथ में ऐसा लगता है जैसे गर्मियों की शामें और लंबी होती जा रही हैं। वहाँ पर लोग अपने लॉन्स में बैठते हैं। आदमी बैठते हैं और सिगार स्मोक करते हैं। औरतें बैठकर उन्हें पंखा करती है और हवाओं में जुगनू है। बस मुझे उसी समय में जाना था, उसी पीसफुल वर्ल्ड में, उस वर्ल्ड में जिससे अभी 20 साल दूर है वर्ल्ड वॉर 1 और 40 साल दूर है वर्ल्ड वॉर 2। बोला मुझे उसी दुनिया में जाना था जहां वॉर आया ही नहीं था, जहां सिर्फ और सिर्फ पीस था। वो चले जाते हैं क्लर्क के पास में, क्लर्क को बताते हैं उन्हें गेल्सबर्ग जाना है। क्लर्क जो है वो पूरा किराया कैलकुलेट करता है और उन्हें बता देता है कि भाई ये तुम्हारा किराया हुआ। चार्ली एकदम से अपने जेब से पैसे निकाल कर देते हैं तो क्लर्क कहता है, अरे तू मेरे साथ में अगर चालबाजी करना चाहता है ना, मेरे को धोखा देना चाहता है, तो पहले ही बता देता हूँ ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचेगा। क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पुलिस बुला देने वाला हूँ अभी की अभी। चार्ली ने सोचा यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है? तो क्लर्क ने उसे दिखाया कि ड्रॉर में, मतलब ड्रॉर में जो पैसा है, वो पैसा और चार्ली जो पैसा दे रहा है उसमें डिफरेंस है। ऐसा इसके लिए था क्योंकि चार्ली आज चलने वाली करेंसी क्लर्क को दे रहा था, पर क्लर्क के लिए वो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी। चार्ली समझ गया था कि 1894 हो चाहे 1945,
जेल जाना तो कभी भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वो जहाँ से आया शायद वहीं से निकल गया। इसके बाद तो बस चार्ली बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो चुका था, उसे अब बस वहीं जाना था। चार्ली को वो मिल चुका था जिसकी उसे तलाश थी। चार्ली हमेशा से गेल्सबर्ग जाना चाहता था, हमेशा से एक ऐसी ही पीसफुल जगह को ढूँढ रहा था और अब उसे वो मिल गई थी। अब चार्ली वहाँ जाना चाहता था और इसीलिए चार्ली ने अपने $300 की सेविंग जो है वो सारी की सारी जाकर एक्सचेंज करा ली। उसने अपने $300 की सेविंग को एक्सचेंज कराया पुराने ज़माने के पैसों में, पुराने ज़माने के नोट्स में, और इसीलिए उसे एक प्रीमियम भरना पड़ा। जब ये एक्सचेंज कराया तो उसे लेस देन $200 मिले थे, लेस देन $200 मिले। बट वो इतना नहीं सोच रहा था क्योंकि उसने सोचा कि 1894 में तो इन्फ्लेशन नहीं था जितना अभी है, तो चीज़ें काफ़ी सस्ती होंगी, रहना काफ़ी सस्ता होगा, तो $200 से भी कम में मैं काफ़ी अच्छा गुजारा कर लूँगा। अब उसने ये सब कुछ कर तो लिया था पर उसे थर्ड लेवल मिल नहीं रहा था। वो रात दिन थर्ड लेवल ढूँढता पर उसे थर्ड लेवल नहीं मिल रहा था, जिसकी वज़ह से उसकी बीवी भी बहुत परेशान हो गई थी और वो चाहती थी कि अब वो थर्ड लेवल को ना ढूँढे। वो थर्ड लेवल ढूँढना बंद कर चुका था और लौट चुका था अपने स्टैम्प्स की दुनिया में। अब बच्चों क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। अब वो और उसकी बीवी दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं। दोनों मिलके थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको सबूत मिल चुका है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। हुआ यूं कि उनका दोस्त जिसका नाम है सैम वीनर वो डिसअपियर हो गया। किसी को भी नहीं पता है कि सैम वीनर कहाँ है, बट चार्ली का मानना है कि सैम वीनर और कहीं नहीं 1894 में है। अरे ऐसे कैसे? सैम वीनर तो कहीं पे भी हो सकता है, 1894 में कैसे है? बताता हूँ, ऐसा चार्ली कहता है। चार्ली कहता है एक बार की बात है, मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था। अब स्टैम्प कलेक्शन को देखते देखते मेरे हाथ एक लिफाफा लगा। अब बच्चों ये जो लिफाफा है, इस लिफाफे को चार्ली ने फर्स्ट डे कवर बोला है। क्या बोला है? फर्स्ट डे कवर। क्या होता है ये फर्स्ट डे कवर? मैं बताती हूँ। देखो, जब आप किसी चीज को पसंद करते हो तब आप चाहते हो कि वो एक्सक्लूसिवली पहले आपके पास आ जाए। ऐसा ही कुछ होता है ये स्टैम्प कलेक्ट करने वाले लोगों के साथ। जिनको स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी होती है, ये सोचते हैं कि स्टैम्प रिलीज होते ही सबसे पहले हमारे पास आ जाए, और इसीलिए स्टैम्प रिलीज होते ही ये फटाफट से दौड़ते हैं और उसे ले लेते हैं। बट वो ये प्रूव कैसे करे कि ये उन्होंने उसी दिन ले लिया था जिस दिन रिलीज हुआ था? इसीलिए वो क्या करते हैं, एक लिफाफा लेते हैं, उस पे स्टैम्प चिपकाते हैं और अपने घर का एड्रेस लिखकर पोस्ट कर देते। पोस्टमास्टर उसके ऊपर ठप्पा लगा देता है तारीख का और वो लिफाफा उनके घर पर आ जाता है। अब क्योंकि वहां पर तारीख का ठप्पा लगा होता है तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो स्टैम्प है ये फर्स्ट डे लिया गया है, फर्स्ट डे कलेक्ट किया गया है। अब बच्चों, खाली लिफाफा तो पोस्ट होने से रहा, तो इस लिफाफे के अंदर एक खाली पेज डाल दिया जाता है, खाली पेपर डाल दिया जाता है। इस पेपर को कभी नहीं पढ़ा जाता, इस लिफाफे को कभी नहीं खोला जाता, बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें कुछ लिखा ही नहीं होता। बट ये जो फर्स्ट डे कवर चार्ली को अपने खुद के कलेक्शन में मिला, ये फर्स्ट डे कवर चार्ली के लिए अलग है, अनोखा है। ऐसा इसके लिए है ऐसा इसके लिए है क्योंकि चार्ली ने अपनी कलेक्शन में इस फर्स्ट डे कवर को आज तक भी नहीं देखा। चार्ली के लिए ये फर्स्ट डे कवर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो एकदम से ये फर्स्ट डे कवर कहाँ से आया? चार्ली के ग्रैंडपा के कलेक्शन में आज तक ये नहीं था और एकदम से आ गया। कैसे?
इसीलिए हमें पता चलता है कि चार्ली को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। चार्ली ने रियलाइज किया कि जरूर किसी ने इसे यहाँ पर रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? चलो डोरेमोन की दुनिया में। याद है नोबिता कैसे टाइम मशीन में जाता है, पास्ट में कुछ बदलाव करता है जिसकी वजह से फ्यूचर में इम्पैक्ट आता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। पास्ट में किसी ने कोई बदलाव किया है। पास्ट में किसी ने इस फर्स्ट डे कवर को मेरे दादाजी को दिया है और इसीलिए ये फर्स्ट डे कवर अभी यहाँ पर अपीयर हुआ है। मैम मैम मैम, ये थ्योरी कुछ समझ नहीं आ रही। समझो, अब समझो। उन्होंने क्या किया, यही थ्योरी दिमाग में लगाई और उस फर्स्ट डे कवर को खोला और अंदर जो पेपर था वो खाली नहीं था। वहां पर एक्चुअली एक चिट्ठी थी और वो चिट्ठी चार्ली के दादाजी के एड्रेस पर थी और नाम लिखा था चार्ली। चार्ली के दादाजी के एड्रेस पर चार्ली के नाम की चिट्ठी कैसे आ सकती है? चार्ली तो पैदा भी नहीं हुआ था। यानी किसी ने फ्यूचर से पास्ट में जाकर पास्ट के साथ खिलवाड़ किया है ताकि अभी प्रेजेंट में चार्ली के पास ये चिट्ठी पहुंच सके, है ना? तो ये चिट्ठी में क्या लिखा है ऐसा देखो। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं ये सोच रहा था, मैं प्रे कर रहा था कि तुम सही निकलो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। और फिर मुझे यकीन हो गया कि तुम सही हो। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल। मेरे प्यारे चार्ली, ये सच है, मुझे तीसरा लेवल मिल गया है। I've been here 2 weeks, and right now, down the street at the Daily, someone is playing a piano. मैं यहाँ पर 2 हफ्तों से हूँ और अभी सड़क के उस पार डेली मतलब डेली के घर पर कोई पियानो बजा रहा है। ठीक है, लोग फ्रंट पोर्च पे बैठकर सीइंग नेली होम गा रहे हैं। मुझे नींबू पानी पार्टी के लिए बुलाया गया है। आ जाओ चार्ली और लुइजा, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिले। और इस लेटर को साइन किया था सैम ने। जी हाँ, सैम वीनर, वो दोस्त जो कि डिसअपियर हो गया था, वो पहुंच गया था 1894 में गेल्सबर्ग में, जहां चार्ली जाना चाहता था। अब जब उसने ये देखा तो इस चिट्ठी को पढ़कर भी चार्ली को यकीन नहीं आया। चार्ली उस कॉइन स्टोर पे गया जहां पर वो आमतौर पर जाया करता था और वहां जाकर उसे पता चला कि सैम ने $800 वर्थ एक्सचेंज कराया है। सैम को इतना पैसा क्यों चाहिए था? सैम को इतना पैसा इसके लिए चाहिए था क्योंकि 1894 में वो साइकेट्री नहीं कर सकता था। जी हाँ, सैम ही चार्ली का साइकेट्रिस्ट था। चार्ली का साइकेट्रिस्ट जो चार्ली को पागल बता रहा था, चार्ली के इस पूरे थर्ड लेवल की थ्योरी को हैलुसिनेशन बता रहा था, वो खुद थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है और ऑफ कोर्स वहां जाके साइकेट्री नहीं कर सकता तो खेती बाड़ी करेगा, इसीलिए $800 वर्थ एक्सचेंज कराता है। तो चैप्टर खत्म हो जाता है यहीं पर इसी नोट पे। अब बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं। क्या सैम भी चार्ली की तरह परेशान था? क्या ये सब कुछ और कुछ नहीं चार्ली की हैलुसिनेशन है? या फिर ये ब्लेंड है रियलिटी और फैंटेसी का? अब ये सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है जिसे लिखा है जैक फिनी ने और इतनी खूबसूरती से आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आपको बता देती हूँ कि मैं आपके लिए लाई हूँ CUET का एक शानदार कोर्स, एक बहुत ही शानदार बैच में जिसका नाम है तेजस्वी बैच। ये बैच आपके लिए बनाया गया है और सारे उन तेजस्वी बच्चों के लिए बनाया गया है जो अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बैच है ये बैच वन ऑफ इट्स ओन काइंड है और ये बैच आपको लेना ही है अगर आपको CUET में सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन इसी बैच से होगा। इतना
इतना कमाल का बैच हमने बनाया आपके लिए। तो अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, और इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ, मेरा कोड आपने ज़रूर लगा लेना है, SDC18 कोड लगा देना है, और इससे SDC आर्मी की अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है, तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।